स्टार्टअप कोई भी ऐसा बिजनेस है जो तेजी से स्केल करता है। स्टार्टअप्स भी लोगों को अट्रैक्ट तब करता गया जब हमने देखा कि कंपनीज ने इतना बड़ा रूप ले लिया उसमें। तो इन्वेस्टर्स का भी यही ट्रेंड आया कि इन्वेस्टर्स भी इसी ट्रेंड पर आए कि जब हम नई सोच वाले जो लोग आए, उन्होंने इन्वेस्ट करने से भी नहीं चूके कि हम ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां हमें नहीं पता, हमें पता है 100% रिस्क है। कुछ पोर्शन ऑफ स्टार्टअप भी सक्सेसफुल अगर हो जाते हैं क्योंकि ये इतनी तेजी से स्केल करते हैं कि बाकी फेलियर्स को भी कवर कर सकते हैं। हाँ, अगर सारे ही नहीं होंगे तो शायद हो इकोनॉमी के लिए, बट अभी तो मैं कहूँगा इकोनॉमी के लिए बेनिफिट है क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इससे जॉब्स क्रिएट होती है। और जैसा गवर्नमेंट भी आजकल फोकस कर रही है, गवर्नमेंट ने स्टार्टअप का इतना इकोसिस्टम 2016 से स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत करी, तब से लगातार गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लेती जा रही है। हेलो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम किसी स्कीम को लेकर, किसी फंड को लेकर, किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर बात नहीं करने वाले। हालांकि बात भी होगी लेकिन कुछ हटके होगी, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार्टअप्स को लेकर। ये बहुत कॉमन सा शब्द है, आप सुनते भी होंगे, करते भी होंगे, और जो नहीं भी करते हैं तो आज इन सब लोगों के लिए ये पॉडकास्ट इसीलिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं कि देश में स्टार्टअप का जो चलन है वो बहुत तेजी से चल रहा है। खास तौर पर जो यंगेस्ट हैं वो स्टार्टअप करना पसंद कर रहे हैं, अपने मुकाम पे खड़ा होना पसंद कर रहे हैं, नए नए इनोवेशन ला रहे हैं। तो इस दरमियान हालांकि कई तरह के सवाल होते हैं कि कहाँ से इसकी शुरुआत की जानी चाहिए, आखिर कितना पैसा आपको लगाना चाहिए, और पैसा अगर आपको चाहिए तो कहाँ से ये एक बड़ी अमाउंट आप इकट्ठा कर सकते हैं, वगैरह वगैरह तरह के सवाल जो होंगे इस पॉडकास्ट में आज होने वाले हैं। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान नवीन अग्रवाल, जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत स्वागत है। और जैसे कि आज ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्टार्टअप बहुत कॉमन सा शब्द है लेकिन इसके मायने बहुत हैं। खास तौर पर छोटे से लेके अगर बड़े लोगों की, यंगेस्ट की मैं बात करूं, खास तौर पर जिस तरीके से स्टार्टअप का जो चलन है तेजी से बढ़ रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानूं कि ये है क्या। देखिए मैम, स्टार्टअप एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ। तभी पहले हम लोग कहते थे कि कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं या हम सर्विस में जा रहे हैं, यही शब्द जो है हम लोग अक्सर सुना करते हैं। बट स्टार्टअप को हमने कहीं ना कहीं, जब आईटी रिवोल्यूशन आया तब हमने शब्द का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा देखा। जब नए ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स आए जिन्होंने एक साथ एक पूरी इंडिया पर अपना बिजनेस बहुत ही कम समय में पूरे इंडिया को अपना कंज्यूमर बना लिया। बहुत सारे स्टार्टअप्स आज की डेट में हमारी एक छोटे से मोबाइल के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस अगर आप देख रहे होंगे तो वो सारे ही बहुत पुराने नहीं हैं। हम जैसे देखते हैं कि कोई बिजनेस है वो बहुत बहुत पुराने ब्रांड्स, जिनकी एफएमसीजी की बात करूं तो हम बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ये ब्रांड्स कुछ ही समय में इतना छा गए हैं कि हर कोई इनको बहुत आराम से जानता है। और इतना भी छा गए हैं कि ये, हम इन्हें यूनिकॉर्न भी कहते हैं कि $1 बिलियन से भी ज़्यादा वैल्यू क्रॉस कर चुके हैं। स्टार्टअप कोई भी ऐसा बिजनेस है जो तेजी से स्केल करता है। ये मतलब किसी के लिए भी सबसे आसान मेरे हिसाब से परिभाषा होगी समझने के लिए कि स्टार्टअप एक बिजनेस ही है, बट ऐसा बिजनेस जो बहुत तेजी से स्केल कर सकता है, स्केलेबल बिजनेस है। सेकंड, जैसा मैंने कहा कि आईटी रिवॉल्यूशन से हमने इसकी शुरुआत होती हुई देखी, बट ये आईटी तक रिवॉल्यूशन तक ही सीमित नहीं है। हाँ, ज़्यादातर एग्जांपल जो आज हमें पता है वो आईटी से रिलेटेड है कि हम चाहे पेटीएम की बात करें, स्विगी की बात करें, जो जिसके हम रेगुलर यूज़र हम सभी होंगे, मुझे लगता है। ये वो बिजनेसेस थे जिन्होंने कुछ इनोवेशन करा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्वेशन हमारे लिए निकाला जो हमारे लिए कोई और उसका दूसरा कोई हमें अल्टरनेट नहीं दिखता है। तो इन्होंने कुछ इनोवेशन किया और बहुत तेज़ी से स्केल किया। तो ऐसे बिजनेसेस को स्टार्टअप कहा गया। बाकी नॉर्मल बिजनेसेस तो हम सभी जानते हैं कि क्या है। वही मैं सवाल आने वाली थी आप पे, दूसरा सवाल, कि ये स्टार्टअप और जो ये नॉर्मल बिजनेस होते हैं, जैसे कि कोई शूज़ की शॉप खोलना चाहता है, कोई चाय का कुछ शुरू करना चाहता है, कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, इससे कितना अलग है स्टार्टअप्स? मतलब देखिए, स्टार्टअप में क्या क्या इन कंपैरिजन क्या है दो? बिल्कुल। तो पहले हम अगर बिजनेस की डेफिनेशन पे आए तो हम्म, बिजनेस क्या है? एनीथिंग, एनी एक्टिविटी विच इज मेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। हम्म, कोई भी बिजनेस लॉस के नहीं टारगेट करता, बट हाँ, कोई भी एक्टिविटी हम ऐसी करते हैं, चाहे वो सेल हो या सर्विस हो, जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर पाए। और उसके लिए वही ट्रेडिशनल, हम अगर कहें, हम सभी
कभी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं कि वो 5 कंपोनेंट होने चाहिए, लैंड होनी चाहिए, हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए, एक अच्छी टीम मैन पावर चाहिए आपको, और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, कि काम करने की आपके अंदर जो है इच्छा होनी चाहिए, उसकी ज़ील होनी चाहिए। तो वो कंपोनेंट मिलकर बिजनेसेस को बनाते हैं। बट आज बिजनेस की बहुत सारी डेफिनेशन नई आती गई, उसमें से एक स्टार्टअप बहुत तेज़ी से इवॉल्व हुआ। और स्टार्टअप मैंने पहले आपको जैसे कवर किया कि स्टार्टअप को एक तो हम जनरल टर्म्स में कह सकते हैं स्केलेबल हो, इनोवेटिव हो, और स्टार्टअप को एक हमारे मिनिस्ट्री में भी उसको एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गवर्नमेंट ने, उसमें स्टार्टअप की एक डेफिनेशन भी दी कि स्टार्टअप्स कौन से बिजनेसेस हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि पहले एक 2016 से पहले तक कहा गया कि इनोवेशन होना चाहिए, कुछ नया प्रोडक्ट हो। उसके बाद कुछ वर्ड्स इनकम टैक्स में एक्ट में से डिफाइन करा गया, और उसमें डिफाइन करा गया कि ऐसे बिजनेसेस जो साथ में हाईली मैन पावर, हाईली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, यानी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले हों, हाईली स्केलेबल है, उनको भी कहा गया। तो अब जो डिफरेंस आया 2016 के बाद, उससे जो कुछ और लोग थे जो आईटी नहीं दूसरी चीज़ों में काम कर रहे थे बट बहुत हाईली, जैसे हमने शार्क टैंक में देखा, तो हमने कोई ऐसा नहीं कि केवल आईटी एप्स देखी, हमने ऐसे लोग भी देखे जो रेस्टोरेंट्स की चेन लेकर आए, तो उनको भी स्टार्टअप्स की कैटेगरी में रखा गया। रखा गया, ठीक स्केल है, कर सकते थे ये तो जी। आपने बता दिया, डिफरेंस तो बता दिया, लेकिन रिस्क की बात भी आती है। देखिए मतलब ठीक है, बेसिक सी चीज़ें पूछूंगी ताकि जो हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत इजी हो पाए ये पॉडकास्ट में समझना। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले बेसिक पॉइंट अगर पता रहे, बेसिक रूल अगर उन्हें पता रहे, तो उनके लिए ईजी हो जाता है, जो समझना भी चाहिए। ठीक है, अगर कोई शुरुआत कर रहा है, कोई स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहता है, लाइक चलिए मैं ही शुरू करना चाहती हूँ अपना बिल्कुल स्टार्टअप, मुझे बिल्कुल करना है, मैम, बिल्कुल। एक अमाउंट पर्टिकुलर पहले मुझे किन किन चीज़ों का चलो ध्यान रखना चाहिए, ये सवाल मैं आपसे जानना देखिए, चाहूँगी। स्टार्टअप की पहली शुरुआत आइडिया से शुरू होती है। स्टार्टअप शुरू करने वाले अगर ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे तो वो, अगर कुछ एक्सेप्शन छोड़ दे, तो ज़्यादातर कम एज के यंगस्टर्स हैं जिनका कॉलेज के बाद कुछ ऐसा रुझान, कुछ ऐसा आइडिया उनके मन में आया कि हाँ, हम ये चीज़ को टारगेट करें, ये चीज़ अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जैसे किसी ने पहले सोचा था कि आप ऑनलाइन जाएं, कपड़े को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपके घर पे डिलीवर होके आ सकता है। क्योंकि सुनने में ये जितना आसान लगता है, एग्जीक्यूशन उतना ही मुश्किल है, क्योंकि आप बात किसी जगह की नहीं बल्कि एक बड़े एरिया की, चाहे वो एक सिटी क्यों ना हो। हमने देखा कई स्टार्टअप्स बेंगलोर से लॉन्च हुए, कुछ दिल्ली से लॉन्च हुए, बट सही समय पर उन्होंने प्रोडक्ट को दिया तभी वो आगे सर्वाइव कर पाए। तो उनके दिमाग में कोई आइडिया आता है और वो शुरुआत करते हैं। तो आप भी अगर जैसे आपने कहा, तो कुछ भी हो सकता है, वो आपके मन में कोई आइडिया आता है या आज मेरे मन में कोई आइडिया आता है कि देखिए ये एक प्रॉब्लम है, ये एक गैप है किसी यूज़र का जो मैं आज सॉल्व कर सकता हूँ। और फिर मैं सोचूं कि उसको मैं कितनी तेज़ी से, मैं थोड़ा-सा टारगेट कह लीजिए, इनके सपने बड़े होते हैं। वही मैं स्टार्टअप्स कह रही थी। वो लोग देखते हैं, करते हैं शुरू, जो कुछ सपने भी बड़े बड़ा बड़ा करना करना चाहते है। हैं। और आज का डेट में जो यंगस्टर्स हैं, हर किसी के मन में यही होती है कि कम समय में हम ज़्यादा ज़्यादा अचीव प्रॉफिट, करें। ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, चाहे वो यहाँ स्टार्टअप की बात करें। और ये यंगेस्ट के साथ ज़्यादा है। देखिए, बहुत ऑब्वियस ही है, जो हम कल को जिस चीज़ों को लग्जरी मानते थे, आज वो नेसेसिटी है। तो यंगस्टर्स को भी वो कल का वेट नहीं कर सकते, उन्हें वो चीज़ें आज बहुत चाहिए। अग्रेसिव है जी, यंगस्टर। बहुत अग्रेसिवली वो चाहते कि वो हम चीज़ें आज अचीव कर सकें। तो हम देखते हैं जहाँ भी कोई भी चीज़ों में जिनमें हम देखेंगे कि ज़्यादातर रुझान आता है, वहीं आता है जहाँ कम समय में ज़्यादा मुनाफा हो। तो स्टार्टअप्स भी लोगों को अट्रैक्ट तब करता गया जब हमने देखा कि कंपनीज़ ने इतना बड़ा रूप ले लिया उसमें। और एक बड़ा रूप ये आया कि पहले हम लोग देखते थे कि ट्रेडिशनली जो बिजनेस होते थे वो अपनी कैपिटल से चलते थे, खुद की कैपिटल, फैमिली की कैपिटल, या किसी से उधार लिया, या बैंक से हमने उधार लिया। इवन जो मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बताऊं, तो कुछ एरिया आज भी ऐसे हैं जहां बैंक लोन लेना बुरा माना जाता है। कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनको बैंक लोन लेना, जिसमें ट्रेडिशनली कुछ ऐसा रहा गया, या बड़े सलाह देते कि देखिए लोन मत लीजिए, अपने से शुरू करिए। उस माइंडसेट से उभर कर फिर हम आए आगे, हमने पब्लिक मनी देखी, स्टॉक एक्सचेंज बने इंडिया में। हमने ये देखा कि पब्लिक की मनी से बड़े बड़े पुराने प्लेयर आप देखेंगे, बड़े बड़े जो आप ब्लू चिप कंपनीज की बात करें, रिलायंस हो या अडानी हो या कोई भी, सब पब्लिक लिमिटेड है, इसीलिए वो उतना बड़ा सर्वाइव कर पा रही है। फिर एक नया रिवॉल्यूशन हमने देखा स्टार्टअप्स के रूप में, जहां हमने देखा कि वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट फंड्स, मल्टीपल टाइप की सिक्योरिटीज़
पहले हम शेयर्स देखते थे 2-3 तरीके के होते थे, आज शेयर्स की कन्वर्टेबल शेयर्स बहुत वैराइटीज़ ये सारी आई और एकदम मार्केट को बदल कर रख दिया कि आज कैपिटल जुटाना जो पहले सपने पहले भी लोग देखते थे, बट उनकी जो चीज़ें थी वो वहीं ख़त्म हो जाती थी जहाँ वो सपने देखे, बट वो मार्केट में उनको कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं होता था। बट आज वो सिनेरियो नहीं है, आज दुनिया बदल चुकी है, हर कोई नया रिस्क लेना चाहता है, हर देश में, मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल भारत में, हर देश में इस तरीके का कल्चर आया है। बिल्कुल। नवीन, एक सवाल, एक चीज़ और होती है, अभी आप कह रहे थे कि आज भी हम कहीं पे चले जाएँ, जैसे कि रूढ़िवादी अगर जगह पे हम चले जाएँ, कंज़र्वेटिव जगह जो होती हैं, ख़ास तौर पर गाँव दूर-दराज़ में, वहाँ पर लोन लेना बड़ी चीज़ मानी जाती है। लेकिन अगर कहीं न कहीं पहले, ये तो पहले की बात हो गई, आज हम भई पढ़े-लिखे लोग हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से स्टार्टअप्स के लिए एक कहीं न कहीं इन्वेस्टर एक शब्द हो जाता है कि आप कितना आपको लगाना है, उनके पास करोड़ों रुपए हैं तो आपको उनसे कितना लेना है, इन्वेस्टर हर वक्त अवेलेबल होता है। ये क्या ट्रिक है, इसको कैसे समझा जाए? देखिए, इन्वेस्टर्स का जो ट्रेंड है वो 2 तरीके से आया। एक तो हम देखते हैं जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर होता है, और इस चीज़ को मैं शायद बहुत एग्जांपल से दूं तो मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा तो आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी है, इन्वेस्टर एलन मस्क भी है, बट दोनों का अगर आप ट्रेडिशन देखें तो दोनों का कितना अलग व्यू है। वॉरेन बफेट एक पुराने संभले हुए हैं, वो एक स्ट्रैटेजी से चलते हैं, वो फाइनेंशियल्स देखते होंगे, टेक्निकल देखते होंगे, तब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हैं। यहाँ मैं सेकेंडरी मार्केट की भी बात करूँ तो, बट एलन मस्क के हम दोनों ही सक्सेसफुल हैं, दोनों का स्ट्रैटेजी अपना अलग है मॉडल है, दोनों दोनों की। का है, वो बिल्कुल। यंग है, अग्रेसिव है, और उनका क्या मेथोडोलॉजी है, वो नई चीज़ों पे ट्राई करने से नहीं डरते। इवन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिन्होंने उनसे हाई रेवेन्यू कमाया, उसके बाद वो पूरा रेवेन्यू उन्होंने एक नए प्रोजेक्ट पे लगा दिया एट स्टेक, कि अगर वो सक्सेसफुल ना हो, जैसे कि उन्होंने टेस्ला शुरू कराया, उसके बाद स्पेसएक्स की शुरुआत करी, वहाँ उन्होंने पूरा पैसा लगा दिया, क्योंकि रॉकेट फेल हुआ तो आपके पास कुछ नहीं बचता है। तो इन्वेस्टर्स का भी यही ट्रेंड आया कि इन्वेस्टर्स भी इसी ट्रेंड पर आए कि जब हम नई सोच वाले जो लोग आए, उन्होंने इन्वेस्ट करने से भी नहीं चूके कि हम ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां हमें नहीं पता, हमें पता है 100% रिस्क है, लेकिन वो 99% छोड़कर वो 1% उम्मीद पर गए कि अगर ये 1% सही हो गया तो कितना बड़ा बदलाव हो जाएगा। तो इन्वेस्टर्स का रिस्क कैपिटा बढ़ा, इसीलिए स्टार्टअप सक्सेसफुल हुए। ये भी कोई दो राय नहीं है इसमें कि स्टार्टअप्स का, इनोवेटर्स का होना, साथ में इन्वेस्टर्स का भी अग्रेसिवली सोचना, दोनों मैच करता है, तभी कोई स्टार्टअप ये शब्द बना और इंडस्ट्री एक इसकी डेवलप हो रही है। रिस्क मानते हैं उसको? बिल्कुल, देखिए रिस्क तो हर चीज़ में है। रिस्क तो एक नॉर्मल बिजनेस में भी है। रिस्क आपके लिए, रिस्क शब्द का मतलब कुछ भी है, चाहे हम इन्वेस्टर हों, चाहे हम सर्विस में भी हो, जॉब में भी हो, तो देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क। अभी हमने देखा टैरिफ्स आए, ये सब चीज़ें आई, कई जगह अनाउंस हुआ कि यहाँ पे जॉब कट हो जाएगी। सो नथिंग इज रिस्कलेस। एवरी सेक्टर, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, रिस्क इन्वॉल्व है। हाँ, रिस्क कैपिटा कितना है, तो यहाँ ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा कम है। तो वाई पीपल प्रेफर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि who those want to earn riskless और on a fixed income, they go on कि वो हम इसमें जाएंगे, हम जॉब में चले जाते हैं। फिर हम देते हैं इन्वेस्टर्स जो कहते हैं कि ठीक है हम जॉब भी कर रहे हैं लेकिन चलो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, हम इन्वेस्ट कर लेते हैं। फिर हम बिजनेसमैन को देखते हैं जो पूरा पूरा स्टेक लेते हैं। फिर स्टार्टअप्स आते हैं जो उनसे भी शायद प्रो लेवल है, वो कहते हैं कि नहीं हम तो पूरी अपनी सेविंग्स भी खर्च कर देंगे, हम इन्वेस्टर्स को भी ले आएंगे। तो ये रिस्क तो है, बट जो रिस्क मतलब वो क्या था, अभी कौन सी चीज़ से रिस्क है तो इश्क है वाला कह सकते हैं। हाँ, कि देखिए जो बिजनेसमैन है वो रिस्क लिए बिना कोई भी कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। आपने तो दो हस्तियों का नाम, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, एलन मस्क और वॉरेन बफे का आपने नाम लिया। टेस्ला की आप बात कर रहे थे, देखिए वो कहते हैं ना प्रॉफिट लॉस होता रहता है। टेस्ला अब ये देख रहे हैं कंडीशन क्या है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी। जिस तरीके से अगर मैं नए स्टार्टअप्स जो लोग शुरू करना चाहते हैं उनके बिहाफ में अगर मैं ये पूछना चाहूँ
कि रिस्क की तो बात हो गई है, लेकिन अगर कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर चुका है, उसे प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है, उसके बाद उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या उसका माइंडसेट होना चाहिए कि ठीक है अगर मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है। कई सारी कंपनीज हैं, हम पेटीएम देख रहे हैं, जोमेटो देख रहे हैं, स्विगी देख रहे हैं। देखिए जोमेटो आई, उसके बाद एक कोई था नहीं मैदान में, फिर स्विगी आ गई, ठीक है। अभी क्या है कि दोनों के बीच में ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन इसी तरीके से कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अभी लोग शुरू कर रहे हैं। तो क्या माइंडसेट होना चाहिए अगर उन्हें प्रॉफिट होता है उसके बाद? देखिए, पहले तो मैं पुराने क्वेश्चन से ही अभी उसको कंप्लीट करूँ, रिस्क वाला जो हम पार्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा कि रिस्क जो है ज़्यादा है, हमने माना। बट हाँ, जब शुरू में करते हैं तो दो तरीके के स्टार्टअप्स भी मैं देखता हूँ। अगर मैं इसको कोई स्टैंडर्ड कैटेगरी नहीं, बट दो तरीके की कैटेगरी है। एक वो स्टार्टअप्स हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस उनका बेस होता है, बट स्केलिंग की वजह से वो स्टार्टअप बन जाते हैं। जैसे हम रेस्टोरेंट चेन्स की बात करें, तो ये तो शुरुआत में ही एक या दो स्टोर से शुरू करते हैं तो भी प्रॉफिटेबल रहते हैं। वहाँ उनको प्रॉफिट जल्दी होने लगता है, फिर वो स्केल और इन्वेस्टर्स की तरफ उनको जाना चाहिए। अगर प्रॉफिट होने लगे, उनके लिए डिसीजन लेना आसान होता है। फिर उसमें थोड़े से एक और दूसरी कैटेगरी में कहूँगा जो इन्हीं ट्रेडिशनल में प्रोडक्ट इनोवेशन की तरफ काम करते हैं। और थर्ड आते हैं ये, जैसे आपने कहा कि एग्रीगेटर मॉडल या कुछ ऐप बनाते हैं। तो प्रोडक्ट इनोवेशन और ये वाले जो लोग होते हैं, इनका शुरू का अमाउंट बहुत ज़्यादा रिसर्च पे खर्च होता है। तो अगर वो चीज़ सही हो जाती है और प्रॉफिट ना भी हो रहा हो, केवल प्रोडक्ट जो है, हम इसको कहते हैं एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, अगर मार्केट रेडी प्रोडक्ट बना चुके हैं। जैसे मैं अभी स्टार्टअप महाकुंभ में गया था, वहाँ पर मैंने एक देखा जहाँ हाइब्रिड बाइक किसी स्टार्टअप ने बनाई है, जो पेट्रोल और बैटरी दोनों से चल सकती है। अब मान के उसने प्रोडक्ट टेस्ट कर लिया, ओके हो जाता है, तो ऐसा प्रोडक्ट बनने के बाद देयर इज नो डाउट कि उसको प्रॉफिट का वेट नहीं करना है। फिर या तो मतलब मैं कहूँ सीधे शब्दों में, या तो आपका प्रोडक्ट मिनिमम वायबल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है और वो कहीं ना कहीं उसके ऑर्डर आपको फ्यूचर के दिख रहे हैं या किसी ने दे दिया है आपको, और या फिर आप ट्रेडिशनल पे हैं और आपका प्रॉफिट एक नॉमिनल आना शुरू करा है, जहाँ केवल आपका पैटर्न वही है जो ट्रेडिशनल का, बट आप स्केल कर सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट्स, जैसे कि हम एफएमसीजी का कोई ब्रांड बना लेते हैं, तो वो क्योंकि एक ऐसा नहीं है कोई नया है, वो पहले भी चलता हुआ आ रहा है, तो उसको इन दोनों को एक स्टेज पे आकर मैं एक ही स्टेज पे देखता हूँ दोनों को। और मैं वहाँ से कहता हूँ कि हाँ, अब उन्हें शुरुआत करनी चाहिए कि आगे इन्वेस्टर को इंट्रोड्यूस कराएं। बट जैसे भी हम किसी बड़े इंट्रोड्यूस में कराएंगे तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। यहाँ तक तो हम सोच ही रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप्स वाले हमेशा ही रिवोल्यूशनरी जाते हैं, इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं। वो पहला स्टेप आता है कि आपको फर्स्ट एक एंजल इन्वेस्टर ढूंढना होता है, क्योंकि यहाँ तक आते आते मैंने आपको बताया कि वो अपनी कैपिटल काफ़ी लगा चुके होते हैं, चाहे वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे वो कोई पोर्टल बना रहे हो, क्योंकि उसके लिए टाइम, एनर्जी, मैन पावर, उस पर पैसा खर्च करना पड़ता है, रिसर्च पे, रॉ मटेरियल पे। तो यहाँ तक आते आते मतलब कोई बूट स्ट्रैप भी है, यानी खुद की कैपिटल लगाकर भी कर रहा है, तो वो ओवर हो चुकी होती है अच्छा, ज़्यादातर। ये बूटस्ट्रैप है क्या? जी ये जी। मतलब ये शब्द हम अक्सर हाँ, देखते हैं, कई सारे शोज में भी बोला जाता है ये। बिल्कुल, ये सारे वोकैबुलरी अभी लोगों ने शार्क टैंक भी देखा होगा तो भी लोगों ने सुनी होंगी, तो ये वोकैबुलरी भी डेवलप हुई है साथ में। जैसे कह लीजिए कि जितने यंगस्टर्स हैं उन्होंने हर चीज़ को थोड़ा अलग नाम दिया, और ये एक फाइनेंस की अलग वोकैबुलरी, स्टार्टअप्स की अलग बन गई है। तो बूटस्ट्रैप वो लोग हैं, वो स्टार्टअप्स हैं जो खुद का फंड खर्च करके बने हुए हैं अभी भी। यानी जब वो इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और वो कहते हैं बूटस्ट्रैप है, इसका मतलब उनके पास कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर नहीं है, सारा पैसा उनका खुद का था। तो उन स्टार्टअप्स को हम लोग बूटस्ट्रैप बोलते हैं। तो जब हम बूटस्ट्रैप वाली स्टेज से क्रॉस कर चुके होते हैं और प्लस हम ये अपना एमवीपी बना चुके होते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है वो हमारा बन चुका है, या हम अपने एक स्टोर को रन कर चुके हैं, क्योंकि वो स्टोर भी कहीं ना कहीं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की तरह दिखता है कि हम इसको दिखा सकते हैं कि देखिए ये सक्सेसफुल है, हमारा ये चेन सक्सेसफुल है हमारी। तो फिर उसको किसी एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाना चाहिए जो उसको एक पहला इन्वेस्टमेंट देता है, ताकि वो थोड़ा सा और उसको आगे नर्चर करके, थोड़ा सा स्केल करके कुछ एक और रेवेन्यू जनरेट कर पाए। और ये एक अच्छा पैरामीटर भी है किसी बड़े वीसी के पास जाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप हम जैसे बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम बड़ा बड़ा सुनते हैं कि इसको इतनी फंडिंग मिल गई, किसी इसके गेम प्लेटफॉर्म को इतनी फंडिंग मिल गई, किसी रोज आजकल इकोनॉमिक टाइम्स अगर आप पढ़ेंगे तो वही तो काम। बस वही हम भी वही पढ़ते हैं। हम्म। उसमें आप देखेंगे तो रोज आप उसी न्यूज़पेपर को हम बताते हैं तो देखते हैं कि इनको ये फंड मिल गया, तो वो फंड टारगेट करने के बीच में भी ये बेबी स्टेप्स आपको लेने हैं। अच्छा।
और फिर हम अगले स्टेज में जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से स्टार्टअप्स की हम बात ही कर रहे हैं, प्रॉफिट की भी बात कर दी है, यहाँ पे हम लॉस की भी बात कर दी है, लेकिन जिस तेज़ी के साथ ये जो क्रेज़ बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है ये प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन इकॉनमी के लिए क्या डेंजरस है ये? देखिए, इकोनॉमी के लिए मुझे लगता है कि देश के जीडीपी में हर चीज़ का योगदान ज़रूरी है। एज़ फार एज़ इकोनॉमिक कंसर्न दोनों ही हो सकते हैं। इसका कोई मतलब मैं किसी एक सिंगल लाइन में इसको कमेंट नहीं कर सकता कि इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। फ़ायदेमंद है अगर सारे मतलब कुछ पोर्शन ऑफ स्टार्टअप भी सक्सेसफुल अगर हो जाते हैं, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से स्केल करते हैं कि बाकी फेलियर्स को भी कवर कर सकते हैं। हाँ, अगर सारे ही नहीं होंगे तो शायद हो इकोनॉमी के लिए, बट अभी तो मैं कहूँगा इकोनॉमी के लिए बेनिफिट है, क्योंकि कहीं न कहीं इनडायरेक्टली इससे जॉब्स क्रिएट होती है। लेकिन मार्केट पे तो इफेक्ट पड़ रहा है ना इसका, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट तो पड़ देखिए, मार्केट में अभी हम देखें तो बहुत ज़्यादा अभी स्टार्टअप्स मैंने देखे नहीं जो अपना आईपीओ ला पाए हैं। ला रहे हैं, कुछ ने लाया, ज़्यादातर के सक्सेसफुल अभी तक तो नहीं दिखे हैं। जो हम जिनका भी लेंगे नाम, यहाँ नाम लेना शायद ठीक नहीं है, बट उनके स्टार्टअप्स ने काफ़ी अच्छा अभी उतना नहीं करा जो यूज़र का था। हाँ, जब वो लॉन्च हुए, ओवर सब्सक्राइब्ड हुए, लोगों ने बहुत बहुत इंटरेस्ट दिखाया, बट कहीं ना कहीं अभी वो कुछ एक शायद गैप है मार्केट के सिनेरियो में कि वो उन्हें भरना है। अभी उन्हें उन्हें एक अलग रिवॉल्यूशनर से वापस ट्रेडिशनल की तरफ आने में थोड़ा सा कुछ चीज़ों को सेटिस्फाई करना है। बट इकोनॉमिकली वहाँ शायद कह सकते हैं आप इनडायरेक्टली कि जब वो वहाँ आते तो वो उतनी उम्मीदों पे नहीं खड़े उतर पाते, तो शायद इकोनॉमी को डैमेज भी हो, पब्लिक मनी लूज होती है। बट वैसे अगर कहेंगे तो हम एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट ला भी रहे हैं तो प्रॉफिट भी है। मैंने कहा कि इसे एक लाइन में कहना, सम अप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक डेबिट क्रेडिट का है कि एंड में क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आ जाता है ये कोई नहीं कह सकता। अभी तो ठीक चल रहा है, और जैसा गवर्नमेंट भी आजकल फोकस कर रही है, गवर्नमेंट ने स्टार्टअप का इतना इकोसिस्टम 2016 से स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत करी, तब से लगातार गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लेती जा रही है। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि अभी तो प्लस में ही कहूँगा मैं कि इकोनॉमी के लिए अभी तो फ़ायदा ही है। वही मैं कहने वाली थी, अगला क्वेश्चन ही मेरा यही था कि गवर्नमेंट भी इसमें आगे आ रही है, कई सारे लोगों की हेल्प भी, जैसे कि ग्रांट की अगर मैं बात करूं तो सरकार बड़ा बड़ा अमाउंट दे रही है, और ख़ासतौर पे एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा सरकार अनाउंसमेंट करती है। बजट की मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा अलॉट किया गया था उसमें बजट। बिल्कुल। तो मतलब मैं आपके हिसाब से जानना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की अभी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या लगता है कि कितना ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं जो अब सोच रहे हैं स्टार्टअप करने के लिए, उनके लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये चीज़ें? देखिए, स्टार्टअप्स वालों के लिए मैंने कहा कि हम रिसर्च फेज में लगभग अपनी सारी कैपिटल खर्च कर देते हैं, तब जाकर हमारा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट रेडी होता है। या हम उससे पहले भी हम उसे कहें तो एक प्रोटोटाइप, जो प्रोडक्ट नहीं होता पूरा, लेकिन हाँ उसका एक डेमो कह सकते हैं, डेमो वर्जन तैयार करना, प्रोटोटाइप बनाना, उसमें भी हमारे लगभग सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। मैं थोड़ा प्रोटोटाइप भी बता दूं, जैसे शार्क टैंक में भी मुझे लगता है कि पॉज लेकर उन्हें थोड़ी एक्सप्लेन करना पड़ता है, बिकॉज इसमें हमें जब हम स्टार्टअप की बात लोग करते हैं इससे तो ज़्यादा इसी इजी समझ टर्मिनोलॉजी में ही पाएंगे। जी बिल्कुल। तो प्रोटोटाइप क्या है कि समझ लीजिए जैसे एक हम किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की ऐप है, तो वो एक ऐप का सारी स्क्रीन या आपको सब कुछ दिखाएगी, बट उसमें सारे फीचर नहीं होते, बट ज़रूरी फीचर्स या हम उसे डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं कि ये क्या क्या काम कर सकता है। एक्चुअल में नहीं कर रहा होता है, बट हाँ उसको डेमो करना आसान होता है। या जैसे मैंने कहा कि कोई व्हीकल है या ईवी का कुछ उन्होंने बनाया, तो वो एक डेमो व्हीकल होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, पोटेंशियल हाईली होता है, बट हाँ वो एक इतना होता है कि किसी इन्वेस्टर्स को समझाने के लिए एक प्रोटोटाइप एक एग्जाम्पल है, समझ लीजिए उसका एक कच्चा रूप। तो प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप में भी कई सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि कोई कहता है यूआई रेडी है, यूज़र इंटरफेस, तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स को एक तो ये कि टेक्निकली भी बहुत सारे टर्म में शामिल होना पड़ेगा। अब हम मुद्दे पे वापस आएंगे, तो हम कह रहे थे कि प्रोटोटाइप खरीदने बनाने के लिए, एमवीपी बनाने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। वो फंड्स मान लो किसी के पास है तो वो तो सक्सेसफुल हो गया, बट ऐसे लोग कहीं अपना आइडिया ड्रॉप ना कर दें जो फंड्स नहीं होने की वजह से उसको कर ही नहीं पाते आगे। मान लेते हैं कि किसी ऐसे पर्सन का, ये बहुतों के साथ होता है। अच्छा है, इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये हम अच्छे से देख चुके कि इतने लोग इंडिया से बाहर आज भी जा रहे हैं, और फॉरेनर्स कंपनी क्यों इंडियन टैलेंट को हायर करती है, कितने सारे उसके सीईओ जो है वो इंडियंस हैं। तो वो कैसे डेवलप करें, इसलिए इंडिया ने इकोसिस्टम बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट पूरा एलोकेट करा इसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटर कॉमर्स बनाई, उसके अंदर एक डीपीआईआईटी का डिपार्टमेंट है जो
इसको स्टार्टअप्स को रजिस्टर करता है और उनको ग्रांट्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें देता है। तो फॉर्मली अगर जैसे हमने स्टार्टअप को डिफाइन करा, कोई फॉर्मली अपना स्टार्टअप पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी बनाए, उसके बाद उसे रजिस्टर कराने के बाद इन पोर्टल्स पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करा सकता है और उसमें उसको सब बताना होता है कि क्या आइडिया है, क्या उसका थिंकिंग है। कुछ रेडी नहीं करना है, ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं कि शुरू में आपको कुछ बताना है, आपको केवल बताना है कि क्या आप सोचते हैं। अगर उनको थिंकिंग ठीक लगती है तो वो आपको एक एज अ स्टार्टअप का एक सर्टिफिकेट देंगे कि आप हमारे यहाँ रिकॉग्नाइज्ड है, स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड हो गए। फिर आप उनको ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रांट्स की स्कीम केवल स्टार्टअप इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि मतलब हम लोग तो 175 से ज़्यादा स्कीम्स जानते हैं सब्सिडीज़ और स्टार्टअप्स की। उसमें कई सारी स्कीम है जो लगभग मान लीजिए 5 लाख से शुरू होकर 2.5 करोड़ तक जाती है अच्छा, और तो इसकी शायद कुछ उससे भी ज़्यादा। कैटेगरीज हैं मतलब? जी, उसकी कई सारी कैटेगरीज़ हैं। मतलब कई जगह ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। उसमें क्राइटेरिया है कि आपको प्रोटोटाइप के लिए शायद आपको अलग-अलग अमाउंट है कि प्रोटोटाइप के लिए मान के मैं बात करूँ कि मान लो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है तो या गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड है, तो वो लोग इस तरह से देते हैं कि प्रोटोटाइप के लिए हम आपको 5 लाख रुपए देंगे और मार्केटिंग करने के लिए हम आपको एक अमाउंट देंगे और उस अमाउंट में अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर भी हैं, उसमें कई चीज़ें ऐसी भी दे रखी हैं, वुमेन को फाउंडर अगर है या कोई और मतलब आपका डिसेबल पर्सन है, इस तरह से कई सारे बेनिफिट भी हैं कि उसमें है तो हम आपको और 50% एक्स्ट्रा देंगे। तो 11,25,000 इस तरह से देंगे। 3,15,000 एनुअल उसमें इंस्टॉलमेंट में आएंगे, 24,750 इंटू 12 मंथ्स। इस तरह से सस्टेनेबल अलाउंस देंगे महीने का। बहुत सारी चीज़ें, इवेंट कोई आप अटेंड करेंगे तो उसके लिए हम आपको 50,000 देंगे, पेटेंट कराने के लिए 2 लाख देंगे, इंटरनेशनल पेटेंट के लिए 10 लाख देंगे। ऐसे करके बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं। इनको टोटल कर दें तो ये 50 लाख तक भी बैठ जाते हैं और ये स्कीम्स की जानकारी लोगों तक नहीं है। तो फिर इन्वेस्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है जब गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा चीज़ें कर रही है तो? जी, देखिए मैंने बताया ना कि ये सारे जो इंसेंटिव्स हैं जो गवर्नमेंट दे रही है, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हमारी एमवीपी तक की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। क्योंकि एमवीपी तक आते आते कोई ये छोटा अमाउंट नहीं है कि एमवीपी तक आते आते, बल्कि लोग इससे ज़्यादा एमवीपी में खत्म कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो पाती है। इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट इसके बाद आती है जब हम प्रोडक्ट रेडी कर चुके हैं, बट हमें इसे बेचना है, स्केल करना है। जैसे किसी ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बना लिया या यूज़र इंटरफेस ई कॉमर्स का बना लिया, इससे बनाने से नहीं है, उसे टीम हायर करनी होगी, डिलीवरी पर्सन हायर करने होंगे, उसे बैक एंड टीम हायर करनी है। तो वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, वो ऑफिसेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की, टर्म लोन की रिक्वायरमेंट वो इन्वेस्टर्स ही पूरी कर सकता है, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट फिर उसको यहाँ तक सपोर्ट कर रही है, उससे आगे के लिए कुछ जगह पर कर भी रही है। कुछ जगह बहुत बड़ी अच्छी ग्रांट है सेमीकंडक्टर्स के लिए, गवर्नमेंट प्रोडक्शन में भी आकर कुछ परसेंटेज दे रही है, बट हाँ, वहाँ पर उसे इन्वेस्टर का सहारा लेना होगा। नवीन जी, आखिरी मेरा ये सवाल कि जिस तरीके से काफ़ी चीज़ें आपने इस पॉडकास्ट के ज़रिए बताई हैं, एक सवाल कि अक्सर अमूमन अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो आपको क्या लगता है कि उसे जो अमाउंट वो एक बेसिक लगा के दिमाग में चलता है कि मुझे इतने इतने रुपए यहाँ पे लगाने हैं, तो कई लोग ये होते हैं इतने अग्रेसिव, जैसे हम स्टार्टिंग में बात भी कर रहे थे, जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, उन्हें एक अच्छा फंड तैयार करना है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें अचीव करना है। तो क्या आपको लगता है ये समझदारी है कि एक साथ ही मतलब स्टार्टिंग में इतना पैसा तुम लगा दो और उसके बाद उतना प्रॉफिट उसे ना मिल पाए? देखिए मुझे लगता है इसके लिए उन्हें आइडिया है किसी के दिमाग में, तो उसके बाद उसको किसी साथ में किसी एक्सपर्ट की या अपने पीयर फ्रेंड से बातचीत करनी चाहिए। उनका व्यू, उनका रिस्पॉन्स या उससे एक आइडिया लग जाता है। बल्कि हम कुछ कहें टेक्निकल टर्म में तो मेंटोरशिप भी हम किसे कहते हैं कि किसी मेंटोर के पास जाना है। मेंटोरशिप आजकल डायरेक्ट भी कर सकते हैं या हम देखते हैं कि कॉलेजेस भी आजकल बहुत सारे इवेंट्स करा रहे हैं या अलग अलग जगह अवेलेबल है। वहाँ मेंटोरशिप के थ्रू समझे पहले कि क्या ये आइडिया वाइबल है, क्योंकि वो लोग थोड़ा आपको बताएंगे कि आपको भी अपना पैसा इसमें लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। फिर मुझे लगता है कि वही हम कहें कि थोड़ा थोड़ा एलोकेशन वाली बात है कि हमें उसमें थोड़ा फंड अपना और थोड़ा गवर्नमेंट से, जैसे मैंने बताई सारी स्कीम्स हैं, तो इनका बेनिफिट ज़रूर लें। लोग अवेयर नहीं है, तो अगर ये स्कीम्स भी साथ में करते हैं तो उनका इतना इन्वेस्टमेंट खुद का शायद फंड ना लगे, गवर्नमेंट उनको दे रही है रिसर्च करने के लिए अगर पैसे, तो अपने आइडिया को वेस्ट ना होने दें, लगाए और फिर जैसा रिस्पॉन्स आए मार्केट से उस हिसाब से उसको आगे लॉन्च करते जाएँ।
वो रिस्पॉन्स मुझे लगता है उसमें सब लोगों का हाथ होगा, मेंटरशिप का, इन्वेस्टर्स भी कई सारी चीज़ें बताते हैं, सबको समझकर फिर वो उसको करें, बट करें ज़रूर। देखिए स्टार्टअप्स आज की डेट में ऐसा नहीं कोई रिस्क ही रह गया है, रिस्क तो सब चीज़ में मैंने बताया, तो वो उसको करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एम्प्लॉयमेंट खुद भी होंगे सेल्फ एम्प्लॉयड और दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट देंगे, विच इज़ द नेसेसिटी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही चीज़ है कि अगर आप सपना देख रहे हैं खुद का कुछ बिज़नेस शुरू करने के लिए, स्टार्टअप शुरू करने के लिए, तो वो सपने को आप हकीकत में बदल सकते हैं। और जैसे कि नवीन जी ने, उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए कई जो आपके क्वेश्चन दिमाग में रहे होंगे, इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें रही होंगी, वो दूर हो गई होंगी। कि आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो उम्मीद करेंगे कि नवीन जी उन क्वेश्चंस के जवाब आपको कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर दें। तो उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।